तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग प्रॉपर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जो कि अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है सेंट कैथरीन। ये असल में एक हॉरर एंथोलॉजी सुपरनैचुरल मूवी है और इस मूवी के अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स या फिर ये कहूँ कि अलग अलग कहानियां देखेंगे जो कि प्रॉपर डीमंस और इस रिचुअल से रिलेटेड ही होने वाली है, जो कि एक मेन कहानी के अंदर आकर जुड़ जाती हैं। तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने एक रियल खौफनाक केस को कवर किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम फादर टेड केसी को देखते हैं। टेड एक अंडरग्राउंड टनल में आता है जहां पर वो किसी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है जो कि डीमन की थी। फादर टेड उसे जाकर देखते हैं और डर जाते हैं और यहीं पर ये सीन कट होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक चर्च इंस्टीट्यूट में थी। उस लड़की के ऊपर भी एक रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था जो कि दूसरी नन यानी कि सिस्टर परफॉर्म कर रही होती है। उस लड़की के चेहरे पर एक पट्टी पहनाई जाती है, जिसके बाद उसे एक रूम के अंदर भेज दिया जाता है जहां पर काफी सारे सामान पड़े हुए थे और उन सामानों में से एक सामान वो उठा भी लेती है जो कि एक हैंड मिरर होता है। जिसके बाद उसको एक विजन आता है और यहीं पर हमारी पहली कहानी शुरू होती है। हम उस लड़की के विजन में देखते हैं जहां पर हम सैरा नाम की एक लड़की को नोटिस करते हैं जो कि लिन नाम की एक लेडी के पास बैठी हुई थी। लिन असल में सैरा की मदर को काफी अच्छे से जानती थी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैरा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ लिन के साथ सैरा मूवी देख रही होती है। अब मूवी देखते देखते सैरा को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके आसपास कोई हो और उसे हर वक्त किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, जैसे कि उसे लगातार कोई देख रहा है। कभी कभी तो उसको ऐसा भी लगता जैसे उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो, जिस पर लिन कहने लगती है कि जब वो उसकी उम्र की थी तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ करता और वो भी बिल्कुल ऐसे ही डरती थी। लेकिन फिर उसकी माँ मतलब कि सैरा की माँ ने उसको संभाला था। उसकी माँ ने लिन को बताया कि वो जो कुछ भी देख रही है वो उसके माइंड में चल रहा है। लेकिन ऐसे ही एक दिन लिन को एक किताब मिली एक रिलेटिव के घर पर, जिसके अंदर सुपर नेचुरल और डार्क बीइंग्स के बारे में लिखा था जिन्हें लीचेस बोला गया है। जैसे हर इंसान के साथ एक एंजल होता है, वैसे ही हर एक सोल के साथ एक लीच भी जुड़ा होता है। लेकिन ये तुम्हारी हेल्प नहीं करते बल्कि तुम्हारे फियर और सैडनेस से फीड करते हैं। बेसिकली आप इनको डीमंस कह सकते हो। यानी कि जब तुम अकेले होते हो और इमोशनली वल्नरेबल होते हो तब ये सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तुम जितना ज्यादा डरोगे, टूटोगे या फिर होपलेस फील करोगे, ये उतने ही शक्तिशाली बनते जाते हैं। और ये सिर्फ एक हॉरर कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये एक मेटाफर भी है, जिसका मतलब ये है कि असल जिंदगी में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे कि डर, दुख की भावना या फिर कोई ट्रॉमा, वो हमारे अंदर ही अंधेरा क्रिएट कर देते हैं और हमारा ही मेंटल स्टेट वीक होता जाता है। और ये जो लीच वर्ड है वो एक तरह का सिंबोलिज्म है उन इनर डीमंस के लिए जो कि हमारे लो पॉइंट्स पर ताकतवर होते जाते हैं। खैर यहाँ पर लिन सैरा को एक तरीका बताती है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। एक रिचुअल बताती है जिससे इन लीचीज से बचा जा सकता था और यही रिचुअल लिन ने भी किया था, जिसके बाद से उसे दोबारा कभी भी डर फील नहीं हुआ। और ये सेम चीज सैरा की माँ के साथ भी होती थी, लेकिन उन्होंने भी इन सब रिचुअल वगैरह पर भरोसा नहीं किया था और उसे लग रहा था कि वो दवाइयों से या फिर मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब लिन जो होती है वो सैरा को इस रिचुअल के बारे में बताती है कि उसे किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। इसके अंदर 4 मेथड्स बताए गए हैं। पहला है इनकैंटेशन, मतलब कि मंत्र वगैरह बोलना। दूसरा है मैनिफेस्टेशन। तीसरा यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता और चौथा है रेवलेशन। अब यहाँ पर लिन उसे एक मंत्र बताती है जिसके बाद सैरा रिचुअल करना शुरू करती है। वो मंत्र पढ़ने लगती है और ये मंत्र होता है स्पिरिचुअस नॉक्टे और स्टैंडर्ड, जिसका मतलब होता है स्पिरिट सामने आओ। और उसके हाथों में एक मिरर भी होता है कि वो लीच को देख सके। लेकिन तभी उसे एक डीमन मिरर के अंदर दिखाई देता है जिसे देखकर वो मिरर ही फेंक देती है। जिसके बाद उसकी माँ उसके सामने आती है। इसको देखकर वो काफी हैरान रह गई थी। यहाँ पर उसकी माँ उसके कानों में कहती है कि अब वो आजाद है और इतना कहने के बाद उसकी माँ लिन में बदल जाती है और वो सैरा को स्टैब कर देती है, जिससे कि सैरा वहीं पर बेहोश हो गई थी। जिसके थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब उसने अपने पेट पर चेक किया था जहाँ पर स्टैब का निशान भी था। अब इसके बाद में सैरा एक हथौड़ी लेकर आती है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और लिन के पास जाती है जहां पर लिन उसे टीवी देखते हुए ही मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जम सी गई हो। जिसके बाद सैरा को लिन की आवाज टीवी में से आने लगती है।
अब सैरा लिन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैरा की आवाज सुनकर लिन हंसने लगी थी। दरअसल यहाँ पर सैरा एक दूसरे डायमेंशन में फंस चुकी थी। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि सैरा की लाश को देखकर हंसती है, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो लिन ने सैरा से रिचुअल करवाया था वो असल में एक ऑफरिंग का रिचुअल था। और अब ये विजन देखकर वो लड़की खून की उल्टी करती है और जोर से चिल्लाने लगती है। अब यहाँ जो विजन उस लड़की ने देखा था उसमें सेम मिरर था जो कि उस लड़की ने उठाया, मतलब कि ये मिरर जो था वो उसी हादसे से जुड़ा हुआ था। तो बात करते हैं स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पर जो लिन थी वो उसने सैरा से जानबूझकर रिचुअल करवाया था, और यहाँ लिन ने ये रिचुअल करवाकर सैरा को डेविल के हवाले कर दिया, या फिर ये कहें कि डीमन रेल्म के अंदर भेज दिया। ऑब्वियसली उसका इसके अंदर कुछ तो फायदा हुआ होगा, शायद उसने वेल्थ के लिए या फिर हेल्थ के लिए ऐसा किया हो। हालांकि सैरा ने उस पर ट्रस्ट किया था इस चीज को लेकर, लेकिन उसने भरोसे को तोड़ दिया, जो कि इंसानी फितरत को भी दर्शाता है कि अपने सेल्फिश नेचर के चलते एक इंसान दूसरे इंसान का फायदा इजीली उठा सकता है। एनीवेज, अब इसके बाद सीन आता है सेंट कैथरीन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम डिटेक्टिव मिलर को देख पाते हैं जो कि एक लड़की एली को लेकर चर्च आए हुए थे। अब यहाँ मिलर सिस्टर एलिजाबेथ को उस लड़की के बारे में बताते हैं जो कि एक अनाथ है। वो बताते हैं कि इस लड़की को फादर टेड गेसी द्वारा किडनैप किया गया था, और फादर टेड गेसी को हमने शुरुआत में देखा था, और उसने उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि ट्रॉमेटाइजिंग थी। वो उस पर कुछ अजीब से रिचुअल करता था, और ये लड़की उसे एक अंडरग्राउंड टनल से मिली थी। मिलर चाहता था कि वो उस लड़की को अपने साथ रखे क्योंकि वो ठीक नहीं थी और वो ट्रॉमा में थी और उसे स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, जिसको सुनकर सिस्टर एलिजाबेथ मान जाती है। खैर, मिलर के जाने के बाद में सिस्टर एलिजाबेथ एली को बताती है कि आज से यही उसका घर है, और फिर रात में सिस्टर एलिजाबेथ एली को उसका बेडरूम दिखाती है और वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एली सो गई थी, लेकिन एली को अभी भी उस टनल के नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जहां पर हमने देखा कि एली उस टनल के अंदर थी, लेकिन उसको वहां पर एक डीमन भी दिखाई देता था जो कि शायद अब एली के अंदर मौजूद है। अब अगले दिन एली चर्च में थी कि तभी वहां सिस्टर एलिजाबेथ आती है, और सिस्टर एलिजाबेथ को ये बात पता थी कि एली ने पिछली रात को एक डरावना सपना देखा, और उसे ये भी पता था कि उसके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ वो एली को ये कहती है कि वो लोग मिलकर उसे ठीक करेंगे, उसे उसके पास ट्रॉमा और जो कुछ भी चल रहा है उसे ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ बाकी सिस्टर्स मिलकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधती हैं। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि जिस लड़की ने वो मिरर उठाया था वो कोई और नहीं बल्कि वो एली ही थी। अब यहाँ पर ये जो हो रहा था वो एक तरह की सेरेमनी थी, और इस सेरेमनी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर एक स्टूडेंट को एक ऐसे कमरे में भेजा जाता था जहाँ पे कई सारे श्रापित ऑब्जेक्ट्स रखे होते जो कि पहले कभी सैटेनिक रिचुअल्स में इस्तेमाल करे गए थे, जैसे कि शुरुआत के अंदर वो मिरर था, जिसका मतलब ये सारे ऑब्जेक्ट यूज्ड होते हैं। इनका काम होता है किसी इविल या फिर डिमोनिक एंटिटी को अंदर बांध कर रखना। जैसे कि आपको याद होगा कॉन्जरिंग मूवी के अंदर जो वॉरन का म्यूजियम है उसके अंदर ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स थे, और इन ऑब्जेक्ट्स को टोटम्स कहा जाता है। हर एक टोटम किसी न किसी स्पेसिफिक डीमन या हादसे से जुड़ी होती है, और अगर वो डीमन अपने टोटम तक पहुंच गया तो वो या तो आजाद हो सकता है या फिर और भी शक्तिशाली बन सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। अब स्टूडेंट का काम होता है उस टोटम का पूरा पास्ट या फिर हिस्ट्री को समझना, और ये चीजें स्टूडेंट जो होता है वो विजन की तरह ही देखता है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में एली को करते हुए देख लिया था, जैसे कि उसने सैरा की कहानी को देखा। और यही विजन्स हमारे सेगमेंट्स होंगे, मतलब कि जिन चीजों को एली छूने लगेगी उसकी ही कहानी को हम देखेंगे। और इसी तरह की ये एंथोलॉजी हॉरर मूवी होने वाली है, जो कि वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर हॉरर मूवीज वाली एंथोलॉजी को काफी कम देखा है, वो भी इस तरह की चर्च और डीमन रिलेटेड एंथोलॉजीज को। खैर, यहाँ पर एली का काम था टोटम के अंदर जो इविल एनर्जी बंद है उसका सच ढूंढना और उस एंटिटी को सप्रेस या फिर डिस्ट्रॉय करना जो कि उस टोटम से जुड़ा हुआ है। और ऐसा अगर वो करती है तो वो खुद के अंदर से भी उस शैतानी शक्ति को अलग कर सकती थी। और ये पूरा प्रोसेस एक डार्क और टेरिफाइंग जर्नी जैसा होता था, जहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर एक खतरनाक हॉरर स्टोरी छुपाए होता है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था कि एली को उस रूम के अंदर उस पट्टी को बांधकर भेजा गया था, जो कि होली पट्टी होगी, जिसमें कर्स्ड ऑब्जेक्ट या फिर टोटम रखे हुए थे। अब उसमें से वो एक और टोटम उठाती है, जिसके बाद उसे उस टोटम की हिस्ट्री का एक विजन आता है। उस विजन के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो कि बेड से बंधी हुई थी, साथ ही साथ उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही होती है, विच मीन्स कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका था।
तभी वहां पर वो आदमी भी आ जाता है जिसने कि उस लेडी को बांध कर रखा था, जो कि शायद उसका पति हो सकता है। अब उसने उसे बांध कर क्यों रखा था वो अभी आपको आगे पता चलेगा। वो लेडी उस आदमी से पानी मांगती है और इसी बीच वो आदमी उसको पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी उसे लात मारकर खुद को आजाद कर लेती है और वहां से रेंगते हुए दीवार के पास जाती है जहां पर उसके पेट से बच्चा बाहर आने लगा था और वो वहीं बच्चे को जन्म दे देती है। ये देखकर वो व्यक्ति उस बच्चे को खत्म कर देता है और यहाँ पर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। दरअसल ये लेडी जो होती है वो डेविल की वेसल थी, जो कि शैतान के बच्चे को जन्म देगी, लेकिन हर बार ये आदमी पैदा हुए बच्चे को खत्म कर देता था। अब वो लेडी फिर डीमन से या फिर डेविल से पजेस होकर कहती है कि बच्चा तो पैदा होकर रहेगा, और तभी वो दोबारा अपने आप ही प्रेग्नेंट हो गई थी। वो आदमी अब कुछ कर पाता, लेकिन इससे पहले वहां पर डेविल खुद आ चुका था। वो उस आदमी को ऑर्डर देता है कि वो उसके न्यू बॉर्न बेबी को अपने ब्लड से बैप्टाइज करे, और इतना कहते ही वो आदमी अपना गला ही चीर लेता है और फिर पैदा होता है 666, मतलब कि शैतान का बच्चा, यानी कि इससे पहले वो 665 बच्चों को खत्म कर चुका था। I mean, this is very traumatizing and shocking। शैतान अपने बच्चे को गोद में उठाता है, जो कि असल में एक लड़की थी, और ये थी उस टोटम की कहानी जिसे देखकर एली की हालत खराब हो जाती है। अब सीन बदलता है जहां पर एली एक नाइटमेयर फिर से देखती है, जिसके अंदर एली के पास फादर टेड थे जो कि उस पर एग्जॉर्सिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि वही शुरुआत वाला सीन है। लेकिन एली के साथ डीमन था, इसलिए डीमन वहां पर आता है और फादर को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हमको समझ आ चुका था कि एली के अंदर यही डीमन है और उसकी आंख इस भयानक नाइटमेयर से खुल जाती है। तभी वहां पर सिस्टर एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ एली को देखकर समझ जाती है कि उसे दिक्कत हो रही है। एलिजाबेथ कहती है कि उसके अंदर फोरसाइट की पावर्स हैं, अगर एली चाहे तो वो उसके अंदर देख सकती है कि वो किस चीज से परेशान है, जिस पर एली हाँ कर देती है। ऑब्वियस ही बात है, वो भी इस दिक्कत से दूर होना चाहती थी। जिसके बाद एलिजाबेथ उसका हाथ पकड़कर उसके अंदर की चीज को महसूस करती है और तब जाकर सिस्टर एलिजाबेथ को पता चलता है कि एली के अंदर एक भयानक डीमन का वास है, जिसे महसूस करते ही वो वहां से चली गई थी। जिसके बाद दोबारा सेरेमनी शुरू करने का वक्त आ चुका था, लेकिन एलिजाबेथ मदर सुपीरियर सूजन को ये करने से मना करने लगती है और सूजन को बताती है कि उन्हें एली को यहाँ से भेजना होगा, क्योंकि एली के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा ईविल और डार्क चीज है जो कि इंस्टीट्यूट के लिए खतरा हो सकती है। और तो और एली कई बार सेरेमनी के अंदर फेल हुई है, जो कि इस चीज का इशारा है कि एली के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। तब सूजन चिल्लाकर उसे कहती है कि वो लोग किसी को जज नहीं करते, बल्कि मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करते हैं। और ये कहकर वो लोग एली को फिर से सेरेमनी में लेकर आते हैं, जहाँ पर इस बार एली एक चाबी को चुनती है, जिसके बाद उसे चाबी के पीछे की कहानी पता चलती है। जहाँ पर कहानी के अंदर हम इमाम को देख पाते हैं, जो कि खालिद नाम के एक आदमी के घर जाता है। दरअसल खालिद की बीवी की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसके अंदर एक जिन आ गया था और इमाम यहाँ पर उस जिन को उसके शरीर से निकालने ही आए थे। अब इमाम जो होता है वो खालिद को विश्वास दिलाता है कि वो उसकी बीवी को ठीक कर देगा। जिसके बाद दोनों अंदर जाने लगते हैं, जहां पर इमाम ये कहता है कि वो इस काम के 15,000 दिरहम्स लेता है, लेकिन वो खालिद से 10,000 ही लेगा, क्योंकि वो अच्छा और रिलीजियस इंसान है। खैर अंदर वो खालिद की बीवी के पास जाता है, जहां पर वो बिस्तर से हैंडकफ्स की मदद से बंधी हुई थी। यहाँ पर इमाम खालिद से कुछ मंगवाता है और खालिद वो लेने के लिए अंदर चला गया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो इमाम खालिद की वाइफ की बॉडी से शॉक देने वाले वायर को अटैच कर देता है, और ये सब वो कर रहा था चुपके से। और यहाँ हमको पता चलता है कि इमाम असल में फ्रॉड है। खैर इसी बीच खालिद आ जाता है और यहाँ इमाम अपना रिचुअल का नाटक करने लगता है, जिसमें वो पैरों की मदद से बटन प्रेस करके खालिद की बीवी को शॉक दे रहा था, जिससे कि उसकी बीवी की बॉडी हिलने लगती है। और इतना करने के बाद वो बताता है कि उसकी वाइफ के अंदर से जिन अब जा चुका है। खैर इसके बाद इमाम ने खालिद को होली वाटर दिया था ताकि वो उसे पिला सके, जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, यानी कि अंदर बाहर दोनों से क्लेंस हो जाएगी। जिसके बाद खालिद किचन में चला गया था। अब यहाँ इमाम अपने वायर्स को निकालने लगता है कि तभी खालिद की बीवी ने इमाम से ये कहा कि खालिद पागल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वो बस उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे मानता है। अब हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि खालिद की बीवी काफी जख्मी हालत में थी, जैसे कि वो उसको टॉर्चर करता हो। लेकिन यहाँ इमाम उसको ये कहने लगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। जिसके बाद वो खालिद के पास जाता है, जो कि चिकन काट रहा था। अब यहाँ इमाम अपने पैसे लेने आया था, जहाँ पर खालिद ये कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीवी के अंदर से वो जिन अभी तक गया नहीं है। और यहाँ खालिद उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बेटा है, जिस पर इमाम बताता है कि उसकी एक बेटी है। खैर वो उसे पैसे दे देता है, लेकिन खालिद की जेब में चाबी भी थी, जो कि उन हैंडकफ्स की थी। इमाम उस चाबी को भी ले लेता है, जिसके बाद वो खालिद की बीवी को आजाद करने लगा। तभी खालिद वहां पर आ जाता है और वो इमाम को रोकने की कोशिश करता है।
अब वो इमाम के पास जाता है जिसके हाथों में चाकू था, और तब इमाम खालिद को शांत करता है कि उनके बेटे की मौत में उसकी बीवी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन खालिद कहने लगता है कि उनका कोई बेटा था ही नहीं, और इतना कहते ही खालिद उसकी बीवी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसकी बीवी उसे स्टैब करके खत्म कर देती है। जिसके बाद इमाम खालिद की बीवी को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसे खालिद दिखाई देता है जो कि बिल्कुल उसके सामने था। यहाँ पर खालिद कहने लगता है कि ईश्वर ने उसे ये रिलीजन दिया, लेकिन वो इसे डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर बात गुड और इविल की थी, जहाँ पर इमाम ने इविल को चुना। अब यहाँ खालिद इमाम से पूछता है कि उसका फेथ कब खत्म हुआ गॉड से। उसकी ये बातें सुनकर इमाम खालिद की बीवी को देखने लगता है, लेकिन वो गायब हो गई थी, इसलिए वो बेडरूम में आ जाता है, जहाँ पर बेड पर कोई भी नहीं था, और चादर हटाने पर उसे अपनी खुद की बेटी वहाँ पर मिलती है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि उसकी बेटी को छोड़ दो। तब पीछे से उसे खालिद की बीवी की आवाज आती है, जो कि उसे ये कह रही थी कि क्या वो अब भी नहीं समझा, और वो यहाँ पर है उसके कमजोर फेथ की वजह से। उसने गॉड को धोखा दिया है। और यहाँ इमाम उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर इमाम वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर उसे खालिद की लाश भी दिखाई देती है। खैर वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन बाहर उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय अंधेरे के, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में हमें एक इमाम के बारे में बताया गया है, जो कि असल में एक फ्रॉड था, एक स्कैमर था। अब देखो यहाँ पर इमाम की चाल की वजह से उसके साथ में बुरा हो रहा था। मुझे लगता है कि वो अब तक ऐसे ही कर्म करता आ रहा होगा, जिसके चलते इस बार वो वाकई में डीमंस और जिन्स के जाल में फंस गया। वो हेल तक पहुंच गया था, और हम इस जगह को हेल ही बुलाएंगे, और खालिद और उसकी बीवी जो थी वो असल में जिन्स ही होंगे, और शायद से वो उसको सबक सिखाना चाहते होंगे। यानी कि खालिद के कर्मों की वजह से वो हेल में था, जहाँ पर उसे उसके किए की सजा मिलेगी। अब ये हिस्ट्री देखने के बाद में एली जो होती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसका मतलब वो भी एक टोटम के डीमन को हरा नहीं पाई थी, क्योंकि उसके अंदर का डीमन उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था, और वो इस बार भी फेल हो जाती है। खैर इसके बाद हम एली को गॉड से प्रे करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डरी हुई नजर आ रही थी। तभी उसे वो डीमन दिखता है, और इसके बाद हमको एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें डीमन ने एली को पजस करके फादर टेड को खत्म कर दिया था, और अभी भी ये डीमन एली को पजस कर लेता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जिसके बाद सेरेमनी दोबारा शुरू होती है, जहाँ पर इस बार एली एक क्रॉस नेकलेस को उठाती है, जिसके बाद हमें उस क्रॉस नेकलेस यानी कि टोटम की कहानी बताई जाती है। तो ये कहानी एलिस नाम की लड़की की होती है, जिसका अफेयर लूथर नाम के आदमी के साथ था। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर एलिस के घर पर एक रिलीजियस कम्युनिटी बैठी हुई थी, जिसके अंदर सारी की सारी लेडीज होती हैं। इन सब में एक लेडी कम्युनिटी की लीडर थी, जो कि ओल्ड है। इसी बीच वो लोग वहाँ पर ट्रीट मतलब की पार्टी कर रहे थे, जहाँ का कुछ खाना रोटन था, यानी कि सड़ा हुआ। खैर इसके बाद वो लोग प्रेयर शुरू करते हैं, और वो लोग प्रेयर कर रहे थे कि इसी बीच उनमें से एक लेडी रोंडा जो होती है वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसे अब प्यार नहीं करता। इवन रोंडा को तो ये भी लगता है कि उसके पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस बात को सुनकर एलिस घबरा गई थी, और एलिस को काफी अनईजी फील हो रहा था। वो जल्दी से बाथरूम जाकर रिलैक्स होती है, जिसके बाद वो दोबारा उन लेडीज के बीच जाने लगी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। वो सब वहां से उठ चुके थे, और वहीं पर रखे बेबी मॉनिटर से आवाज आ रही होती है, जहां पर कम्युनिटी लीडर उसे बुला रही थी। इसका मतलब वो लोग एलिस के बेबी के रूम में थे। लेकिन ये सुनकर एलिस जल्दी से अपनी बेबी डॉटर कोरा को चेक करने जाती है, लेकिन वहां पर उसकी बच्ची नहीं थी। लेकिन उसे बेबी मॉनिटर से उसके रोने की आवाज आ रही होती है। अब तभी वो ये सुनकर नीचे जाती है अपनी बेटी कोरा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो चारों ओर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब तभी वो नोटिस करती है कि वहां पर वो चारों लेडीज आ गई थी, और वो उसे बैठने के लिए बोलती हैं, और उसे कन्फेस करने के लिए कहती हैं जो उसने किया है। यहाँ पर एलिस कन्फेस करती है कि वो अपने पति वॉल्टर को इग्नोर करती हुई आ रही है, और उसे कोई बच्चा भी नहीं चाहिए था, और वो अच्छी माँ बिल्कुल नहीं है। और ये सब वो कन्फेस कर देती है, लेकिन वो लोग उससे कुछ और ही सुनना चाहते थे, यानी कि यहाँ पर वो कुछ और कर रही थी। अब एलिस इस पर चुप हो जाती है। अब तभी वहां पर रोंडा एक क्रॉस नेकलेस लेकर आती है, जो कि उसे उसके पति लूथर के पास से मिला था। दरअसल ये नेकलेस एलिस का ही था, और इससे साफ पता चलता है कि एलिस का अफेयर लूथर के साथ चल रहा था, और यही बातें वो लेडीज कर रही थी शुरुआत में, जिसके चलते रोंडा यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर उसने ये सारी बातें कन्फेस कर ली थी, जिसके बाद इस ग्रुप की लीडर उसे किताब देती है, जिसमें गॉड से माफी मांगने के लिए चैंटिंग लिखी हुई थी। लेकिन ये सब पढ़ते पढ़ते एलिस उस किताब को गिरा देती है, जिसके बाद वो चारों उसके लिए उस चैंटिंग को पढ़ते हैं। लेकिन एलिस के हाव भाव चेंज हो गए थे। यहाँ पर लीडर को ऐसा लगता है कि उसके अंदर डीमन है, इसलिए लीडर उसे मारती है ताकि डीमन बाहर आ सके, और एलिस को मारने का चांस वो रोंडा को भी देती है, लेकिन रोंडा उसे मार नहीं पाती। हालांकि उसके अंदर गुस्सा बहुत था,
खैर अब एलिस उनके बीच से भागकर एक रूम में आ गई थी। अब इसी बीच वो चारों भी उसके पीछे थे, लेकिन उनमें से एक को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए वो पुलिस को बुलाने लगती है, लेकिन लीडर उल्टा उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो तीनों एलिस के रूम में आ गए थे, जहाँ पर एलिस के ऊपर चादर थी। अब जैसे ही लीडर चादर हटाती है वैसे ही एलिस उसे डिमोनिक फॉर्म में मिलती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई थी, यानी कि इस टोटम की। तो यहाँ पर जो एलिस का डीमन फॉर्म था वो उसके अंदर की बुराइयों को दर्शाता था। ना ही वो एक अच्छी बीवी थी, ना ही एक अच्छी माँ थी। साथ ही साथ उसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, जिससे कि रोंडा को काफी दुख हुआ। जिस तरह एलिस ने कन्फेस नहीं किया था जो भी उसने गलत किया है, वैसे ही लोग भी ऐसा ही करते हैं, जो कि अपने अंदर कई सारी बुराइयों को छुपा कर रखते हैं। और ये कहानी उसी के ऊपर बताई गई है, जो कि उनके डीमन के फॉर्म में ही रहती है। यानी कि जो अंदर से ऐसा करते हैं वो डिमोनिक होते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ में गलत करते हैं। मतलब कि सबके अंदर एक ना एक डीमन जरूर होता है, लेकिन वो डीमन एक प्रेजेंस नहीं बल्कि हमारे अंदर की बुराई को दर्शाता है, इविलनेस को दर्शाता है। खैर ये सब देखने के बाद इस बार एली नॉर्मल लग रही होती है, मतलब कि शायद सेरेमनी कामयाब हुई। लेकिन जैसे ही वो पट्टी हटाती है तो उसकी आंखें गायब हो गई थी और इसका मतलब ये था कि ये सेरेमनी भी फेल हो गई। और ये जो आंखें उसकी गायब हुई थी वो रियल में नहीं हुई थी, बल्कि ये डीमन दिखा रहा था जो कि उस टोटम के अंदर था। वो उसको बता रहा होता है कि वो उसे खत्म नहीं कर पाएगी। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है, जहाँ पर हम एलिजाबेथ को देखते हैं और एलिजाबेथ एली के अंदर के डीमन के बारे में पता लगा रही होती है, जहाँ पर एक किताब से उसे उस डीमन के बारे में पता चल चुका था, जिसका नाम होता है एल्ड्समेयर। यहाँ पर डीमन एक चेयर मास्टर और हेल का गेट कीपर है। ये डीमन यहाँ पर एक मकसद से आया हुआ था। दरअसल एक स्पेशल क्रॉस है जो कि इस डीमन को इस वर्ल्ड से बाउंड करके रखता है, लेकिन वो डीमन अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था। वो उसके फुल पोटेंशियल पर तब आएगा, तब आजाद होगा, जब वो उस क्रॉस को तोड़ देगा। यानी कि उसकी वजह से वो यहाँ पर बंधा हुआ था। और वो क्रॉस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो असल में उसी टोटम वाले रूम के अंदर ही कहीं पर था और एली को यहाँ पर लाना डीमन का ही मकसद था, ताकि वो इस चीज को कंप्लीट कर सके। मतलब कि डीमन चाहता था कि बार बार सेरेमनी फेल होती रहे, ताकि वो उस रूम के अंदर बार बार जाता रहेगा और वो क्रॉस को उसके अंदर से ढूंढ पाएगा। और ये पता लगते ही एलिजाबेथ भागने लगती है, लेकिन इसी बीच मदर सुपीरियर और बाकियों ने वो सेरेमनी फिर से शुरू करके एली को अंदर भेज दिया था, जहाँ पर अंदर जाकर एली एक पट्टी को उठाती है जिस पर खून लगा हुआ था। यानी कि ये भी एक टोटम होता है। अब यहाँ हमारी आखिरी कहानी शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम नोएलिया, उसके हस्बैंड रमोन और उनके बेटे रफाएल को देखते हैं। इनकी एक बेटी मोनिका भी थी जो कि पजेस्ड हो गई थी और इसी वजह से उन लोगों ने एक प्रीस्ट को बुलाया था। लेकिन रमोन को असल में प्रीस्ट वगैरह पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद प्रीस्ट वहाँ पर आया, जहाँ पर रमोन जो होता है वो प्रीस्ट को टाइम वेस्ट समझ रहा होता है। खैर यहाँ पर नोएलिया प्रीस्ट को पूरी बात बताती है कि उनकी बेटी पजेस्ड हो गई है और साथ ही साथ उसने रफाएल के ऊपर हमला भी किया था, जिसका निशान वो प्रीस्ट को दिखाते भी हैं। ये सब देखकर फादर ये कहने लगते हैं कि शायद उसकी बेटी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन नोएलिया प्रीस्ट को फोर्स करती है ताकि वो उसकी बेटी को एक बार देख तो ले। जिसके बाद प्रीस्ट उसकी बेटी के रूम में आता है, जहाँ पर मोनिका को एक पट्टी की मदद से रूम के बिस्तर पर बांधा हुआ था। प्रीस्ट को मोनिका कहने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रीस्ट यहाँ पर अपने फोन के अंदर एग्जॉर्सिज्म की चैंटिंग वगैरह सर्च करके एक दो चैंटिंग पढ़ देता है, जो कि काफी वियर्ड थी। अगर वो प्रीस्ट है तो उसे मुंह जुबानी इस चीज के बारे में याद होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद कुछ होता नहीं है। खैर अब यहाँ पर वो कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और उसकी पट्टी खोलकर उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद में मोनिका फादर को कहती है कि उसे माफ कर देना और इसके बाद में वो तीनों माँ बाप, बेटी और यहाँ पर सभी मिलकर डीमन बन जाते हैं और वो फादर को खत्म कर देते हैं। और कहानी के अंत में नोएलिया उस पट्टी को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर और भी पट्टियां थी। यानी कि यहाँ पर और भी प्रीस्ट को बुलाया गया था जो कि फेक हुआ करते, और यही पट्टी एली को मिली थी। तो दोस्तों ये कहानी भी फेथ को लेकर थी, जहां पर फादर एक ऐसे घर पर आए थे जहां पर डीमंस का वास था। और आपको याद होगा कि एग्जॉर्सिस्ट सीरीज के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ऐसा ही हो रहा था, यानी कि सीजन 2 के अंदर वहां पर फादर्स को एग्जॉर्सिस्ट को बुलाकर ऐसे ही करा जा रहा था। डीमंस उसको पजेस कर रहे थे और मार भी रहे थे। खैर अब यहाँ पर ये डीमंस फादर को मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया। और अगर फादर का फेथ बिल्कुल स्ट्रांग होता तो वो ऑलरेडी पता लगा लेते कि ये लोग डीमंस हैं। और फादर ने अंदर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए भी गूगल के ऊपर सर्च किया, जिसका मतलब ये था कि ये फादर भी फर्जी था और इसका फायदा उठाकर डीमंस ने उन्हें खत्म कर दिया। और यहाँ पर उन डीमंस ने कईयों को खत्म किया होगा।
खैर अब ये देखने के बाद एली उस क्रॉस को ढूंढने लगती है और वो उसको मिल गया था, यानी कि डीमन को मिल गया था। अब बाहर मदर सुपीरियर एली का इंतजार कर रही होती है कि तभी सिस्टर एलिजाबेथ आकर मदर सुपीरियर को सब कुछ बता देती है कि आखिर माजरा है क्या। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और एली के अंदर का डीमन उस क्रॉस को तोड़ने में लग गया था। लेकिन एलिजाबेथ उसे पकड़कर लेटा देती है, जिसके बाद वो लोग उसी क्रॉस की मदद से उस डीमन को हेल भेज देते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि एलिजाबेथ इसलिए काफी स्ट्रांग थी क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति होती है, फोरसाइट होती है। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक लड़की के ऊपर ये लोग इस तरह का कुछ कर रहे थे, यानी कि क्रॉस की मदद से, तो वो कोई और नहीं बल्कि एली ही थी। जिसके बाद में एली नॉर्मल हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद एली को पता चलता है कि उसकी आंटी अभी जिंदा है, मतलब कि एली अब एक नई शुरुआत करेगी। अब यहाँ वो सिस्टर एलिजाबेथ को बाय बोल देती है और चली जाती है। अब मूवी के अंत में हमें उस क्रॉस को दिखाया जाता है जो कि काफी खास था और उसी की मदद से डीमंस को यहाँ पर कैद करा जाता। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेंट कैथरीन फिल्म की कहानी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पक्का पसंद आई होगी। ये एंथोलॉजी हॉरर मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी डिफरेंट थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल हॉरर एंथोलॉजीज के अंदर और सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर डीमंस और ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी, जो कि काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर फेथ के बारे में भी दिखाया गया है कि कैसे लोग यहाँ पर फेक चीजें करते हैं, फेक एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब डीमंस इंसानों को ठगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो दिखाया गया। यहाँ पर जो थीम थी वो फेथ, रिलीजियस बिलीफ, ट्रॉमा पर थी, जिसमें अलग अलग कहानी के जरिए हमको ये सब दिखाया गया। और उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ है नहीं। एली थी, उसके अंदर एक डीमन होता है जो कि काफी शक्तिशाली था और वो एक ऐसे रेलिक को ढूंढ रहा था, ऐसे क्रॉस को ढूंढ रहा था जिसको तोड़कर वो खुद को आजाद कर पाएगा, फुल पावर में आ पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं पाता। और यहाँ पर जो रूम के अंदर टोटम्स थे उसके जरिए हमको काफी सारे केसेस दिखाए गए, काफी सारी कहानियां दिखाई गई थी, जो कि एक बड़ी कहानी के अंदर आकर आपस में जुड़ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने एक केस को कवर किया है जो कि इस हॉरर घटना से भी ज्यादा खतरनाक है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए